हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जिसे कि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो भाग 1 थे। आज हम देखते हैं भाग 2, जो है नागरिकता, जिसे सिटीजनशिप कहा जाता है। क्या सिटीजनशिप कहा जाता है? देखिएगा, भारत में नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटिश के संविधान से लिया है। ब्रिटिश अर्थात इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो है यूएस से लिया गया है। कहाँ? तो यूएस से लिया गया है। लेकिन भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये सभी हम पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं नागरिकता का महत्व या अर्थ। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पहले देखते हैं क्या, तो नागरिकता का क्या महत्व, देखिएगा, बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। नागरिक जो होते हैं भारतीय राज्य के क्या पूर्ण सदस्य होते हैं, और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है, और उन पर इसकी क्या तो पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हीं सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जो भारत के नागरिक होते हैं उसे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। क्या? तो सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। जबकि विदेशी किसी अन्य राज्य की नागरिक होते हुए भी उसे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते, उसे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि नागरिकता जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। एक विदेशी होते हैं, एक मित्र होते हैं। एक विदेशी, ये मित्र। देखिएगा, विदेशी विदेशी मित्र और देशी मित्र हैं। विदेशी मित्र क्या? तो देशी शत्रु। विदेशी मित्र और देशी शत्रु हैं। विदेशी मित्र उसे कहते हैं, विदेशी मित्र उसे कहते हैं जिनके साथ भारत का सकारात्मक संबंध हो। देशी मित्र उसे कहते हैं जिसके साथ भारत के सकारात्मक संबंध हो। जबकि विदेशी शत्रु उसे कहते हैं जिसके साथ भारत का नकारात्मक संबंध हो। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन आप बताइए कि भारत में जो है नागरिकता कितने आधार पर मिल सकते हैं और कितने आधार पर वंचित किया जा सकता है। आइए पहले हम इसे देख लेते हैं। देखिएगा, हम वह सभी पढ़ेंगे, लेकिन हम इसी में बता देते हैं कि भारत के नागरिकता को कौन कौन से अनुच्छेद प्राप्त हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारत के नागरिकता को 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 अनुच्छेद जो है केवल भारत के नागरिक को प्राप्त हैं। केवल भारत के नागरिक को प्राप्त हैं। और जो सभी बच जाता है वे सभी जो हैं भारत एवं विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। भारत एवं विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। हम ये कह सकते हैं कि मूल अधिकार में जितनी भी अनुच्छेद बच जाते हैं, मूल अधिकार में जितने भी अनुच्छेद बच जाते हैं, वे जो अनुच्छेद हैं भारत एवं विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। जबकि 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारत नागरिक को ही प्राप्त हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिएगा क्या है, तो नागरिकता क्या बोले हैं? तो नागरिकता जिसे सिटीजनशिप, तो बोले हैं कि एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल नागरिकता का प्रावधान क्या से कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। और दोहरी नागरिकता का प्रावधान यूएस से लिया गया है। यूएस से लिया गया है। लेकिन देखिएगा, भारत में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है। भारत में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान। देखिएगा, एकल नागरिकता, हम भारत के नागरिक हैं। हम भारत के क्या हैं? तो नागरिक हैं। यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है। क्या कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से। आप पूछेंगे एकल नागरिकता कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को प्रधान प्रधान जो था संसद गृह मंत्रालय द्वारा हुआ था। प्रधान संसद गृह मंत्रालय द्वारा हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब आते हैं नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 के बीच। आप जानते हैं कि भाग 2 है जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहाँ इसे 2 भागों में बांट दिए हैं ताकि पढ़ने में इसे आसानी हो। पहला जो है अनुच्छेद 5 से 8 है। 5 से 8 जो है संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक कौन कौन होंगे या कौन कौन रहेंगे, ये हम देखेंगे अनुच्छेद 5 से 8 के बीच। अब देखेंगे नागरिकता के संबंध में संसद की प्राप्त शक्तियाँ। नागरिकता के संबंध में संसद की प्राप्त शक्तियाँ ही देखेंगे अनुच्छेद 9 से 11 के मध्य। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा। तो अनुच्छेद क्या है? तो 5 से 8 है। अनुच्छेद 5 से कितना? तो 8 है। देखिएगा क्या है, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए। हाँ देखिएगा क्या, तो आर्टिकल जो है 5 से 8 है। संविधान संविधान
लागू होने के समय भारत के नागरिक कौन कौन होंगे, आप इसे ध्यान से याद रखिए। तो आर्टिकल 5 में हम संविधान लागू होने के समय निवास के आधार पर नागरिकता होंगी, निवास के आधार पर नागरिकता होंगी, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यह आर्टिकल 5 सबसे पहले लागू हुआ था, यह आर्टिकल 5 सबसे पहले लागू हुआ था। लेकिन संविधान लागू होने के समय निवास के आधार पर नागरिकता मिलेगा, लेकिन इसके 3 शर्त अर्थात 3 आधार होंगे। इसके कितने आधार होंगे, तो 3 आधार होंगे। पहला जो है जन्म, वह जन्म से भारत, वह जन्मा भारत में हो, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले भारत में रह रहा हो। संविधान लागू होने से पहले भारत में कितने, तो 5 वर्ष रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिक कहला सकता है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आर्टिकल 6 में क्या है, तो पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। तब पूछेंगे पाकिस्तान से भारत आने वाले की नागरिकता अनुच्छेद कितना में, तो 6 में, अनुच्छेद कितना में, तो 6 में, तो इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो इसमें क्या देखिएगा, 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले वे भारत के सभी नागरिक होंगे, वे भारत के सभी नागरिक होंगे। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। लेकिन कम से कम उसे भारत में 6 महीना निवास करना पड़ेगा, उसे कम से कम 6 महीना निवास करना पड़ेगा, तब उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उसे भारत की नागरिकता मिल सकता है, उसे भारत की नागरिकता मिल सकता है। लेकिन वो क्या बोले हैं, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई भारतवासी, कोई पाकिस्तानी वासी भारत आ गया है, तो वह सीधे भारत का नागरिक कहला सकते हैं। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आया है, तो उसे कम से कम 6 महीना रहना पड़ेगा, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देख लीजिएगा आगे क्या, तो अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम बता चुके हैं पाकिस्तान और भारत के बीच की दूरी कितनी है। इसके अलावा बताइए, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सी रेखा निर्धारण की गई है, कौन सी रेखा निर्धारण की गई है, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। आइए देखते हैं आर्टिकल कितना है, तो 7, अनुच्छेद 7 देखेंगे। 1 मिनट देखिएगा, अनुच्छेद 7 पढ़ते हैं, देखिएगा। आर्टिकल 7 में कहा गया, भारत से पाकिस्तान जाने वाले तथा फिर भारत आने वाले के लिए नागरिकता। अर्थात कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जा रहा है और उसे पाकिस्तान में पुनः मन जो हम प्रशंसा अर्थात खुशी नहीं मिल रहा है, तो वह पुनः भारत आ सकता है। तो किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 7 में, अनुच्छेद 7 में, अर्थात भारत से पाकिस्तान जा सकता है, वहाँ प्रशंसा मन नहीं लगने पर वह वापस आ सकता है। अनुच्छेद 7 में वर्णित है, अनुच्छेद 7 में वर्णित, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन आप बताइए कि संसद ने नागरिकता अधिनियम कब लागू की थी, संसद नागरिकता अधिनियम कब लागू की, तो 1955 में, 1955 में लागू की थी, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं, तो क्या है, 1 मार्च 1947 से पहले गया हो, 1 मार्च 1947 से पहले गया हो और 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो, 1 मार्च 1947 से पहले गया हो और 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो, बिना रजिस्ट्रेशन किए वे भारत के नागरिक होंगे। लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद गई हो, 1 मार्च 1947 के बाद गई हो, तो वापस आने पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद 6 महीना उसके बाद नागरिकता मिल सकता है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिए आर्टिकल कितना है, तो 8, आर्टिकल कितना है, तो 8 देखिएगा। वह विदेशी व्यक्ति जो भारतीय मूल का है परंतु संविधान लागू होने के समय वह भारत में ना रह रहा हो। आर्टिकल 8 में है, वह भारतीय विदेशी जो भारतीय मूल का है परंतु संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक नहीं है। तो इसमें कहा गया, इसमें भी शर्त है, इसमें भी शर्त देखिएगा,
उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भारत में जन्मा हो, वह जहाँ जा रहा है उस देश की भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करके भारत के नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। भारत के नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। ये दो शर्त हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। एक मिनट देखिए आगे क्या है। तो एक मिनट देखिएगा आगे क्या है। तो ये पढ़ लिए हैं, देखते हैं आर्टिकल 9 से 11 के बीच। देखिएगा एक मिनट, देखिए क्या है। तो आर्टिकल 911 नागरिकता के संबंध में संसद को प्राप्त शक्तियां एवं अधिकार। देखिएगा आर्टिकल 9 में कहा गया नागरिकता समाप्ति। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिक स्वयं समाप्त हो जाता है। इसे ध्यान से याद रखिए। इसका वाक्य तो आर्टिकल 10 संसद के द्वारा बनाए गए कानून को नागरिक प्रदान करता है और उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। आर्टिकल कितना में? तो 10 में है। लेकिन संसद नागरिकता प्रदान भी की जाती है और छीन भी ली जाती है। अर्थात कह सकते हैं संसद जो है नागरिकता भी प्रदान करते हैं, उसे छीन भी सकते हैं। कौन? तो संसद छीन भी सकते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आर्टिकल क्या है? तो 11 है नागरिकता संबंधित कानून हटाना। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार जो है संसद गृह मंत्रालय के पास है। लेकिन यहाँ पर पूछेंगे संसद जो है गृह मंत्रालय से ही संबंधित है। नागरिकता में कोई नियम जोड़ना, घटाना या संशोधन करना किसके पास है? तो संसद के पास है। अच्छा, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए कि भारतीय संविधान सभा में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में आप इसका जवाब कमेंट में बताइए। तो एक मिनट देखिए क्या है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 देखिएगा इसमें क्या चीज़ है। तो बताए हैं कि नागरिकता अधिनियम या नागरिकता बिल कब लागू हुआ था? 1955 में लागू हुआ था। 1955 में लागू हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। संविधान में नागरिकता के बारे में बहुत कम जानकारियाँ मिलता है। संविधान में जो है नागरिकता के बारे में बहुत ही कम जानकारियाँ मिलता है। नागरिकता की अधिक जानकारियाँ नागरिकता अधिनियम 1955 से मिलती हैं। अर्थात नागरिकता की सर्वाधिक जानकारियाँ जो है नागरिकता अधिनियम 1955 से ही मिलती हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या है। तो एक मिनट देखिएगा। तो पहला जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। नागरिकता अधिनियम 1986 देखिएगा। तब पूछेंगे पहला कि नागरिकता अधिनियम में कुल कितने बार संशोधन हुए? तो 6 बार संशोधन। कितने बार? तो 6 बार संशोधन हुए। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा पहला जो है नागरिकता अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये सभी जो हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम से ही संबंध है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो एक मिनट देखिएगा इसका क्या क्या चीज़ का उल्लेख है। देखिएगा एक मिनट देखिएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में देख लेते हैं कि नागरिकता जो है कितने आधार पर मिल सकती हैं, कितने आधार पर खोया भी जा सकता है, वंचित भी की जा सकती है। तो देखिएगा नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार बताया गया है कि नागरिकता सिर्फ 5 प्रकार से ही मिल सकता है, 5 आधार पर ही मिल सकता है। पहला है जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि, प्राकृतिक रूप से, वंश के आधार पर। ये जो सभी हैं आपको नागरिकता प्रदान करने का अधिकार है। लेकिन नागरिकता समाप्ति करने का अधिकार सिर्फ 3 है। स्वतः त्याग पर, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर या वंचित किए जाने पर आप भारत देश की नागरिकता नहीं कहलाएंगे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो एक मिनट देखिएगा आगे क्या है। तो देखिएगा नागरिकता की प्राप्ति बोले हैं कि 5 आधार पर होते हैं। नागरिकता की प्राप्ति कितने आधार पर होते हैं? तो 5 आधार पर। पहला जिनमें बताए हैं जन्म के आधार पर देखिएगा
तो जन्म के आधार पर कौन कौन है देखिएगा। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ हो और भारत में ही हुआ हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अच्छा बताइए कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ है। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ है, आप इसका जवाब कमेंट में बताइए। तो हम बता दिए हैं। इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार कहा गया है, उनके अनुसार माता पिता में कोई भारत का नागरिक हो, अर्थात नागरिकता अधिनियम 1986 में कहा गया है जो भी बच्चा भारत में जन्म लिए हैं उनके माता पिता में से कोई एक भारत हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया है कि इसके अनुसार माता पिता में कोई एक वैध भारतीय नागरिक हो। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा तो अपवाद में बताया गया है। देखिएगा, यदि विदेशी भारत घूमने आए हैं तो उसकी संतान का जन्म हो गया है तो भारत में ही होता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई विदेशी जो है भारत का भ्रमण करने आए हैं और उनके पुत्र का जन्म भारत में ही हो गया है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। वह भारत का नागरिक कभी भी नहीं माना जाएगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो शत्रु देश के अधीन जन्मा बच्चा भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। बताए हैं कि शत्रु देश के अंतर्गत जो भारत बच्चा जन्मा है वह नागरिक नहीं माना जाएगा। दूसरा का क्या तो पंजीकरण है। क्या तो पंजीकरण देखिएगा, जिसे रजिस्ट्रेशन कहते। देखिएगा, भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा हो या कोई विदेशी महिला जो पुरुष जिसने भारतीय से शादी की हो, अर्थात कोई भारत से बाहर महिला हो और पुरुष से शादी की हो तो वह पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद 7 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। इसके अलावा क्या तो राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक हैं जो भारत में नौकरी कर रहे हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा तो क्षेत्र समाविष्टि देखिएगा, भारत सरकार द्वारा किसी अन्य राज्य को अर्जित करने पर उस राज्य की निवासी भारतीय नागरिक होंगे। अर्थात कहने का हम भारत सरकार द्वारा किसी अन्य राज्य को अर्जित करने पर उस राज्य के निवासी भारतीय नागरिक होंगे। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम भारत के नागरिक हैं। सिक्किम के नागरिक अब भारत के नागरिक हैं। सिक्किम के नागरिक अब किसका नागरिक है तो भारत का नागरिक है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या तो 1 मिनट देखिएगा। क्या तो प्राकृतिक रूप से 1 मिनट देखिएगा। प्राकृतिक रूप से या देशीकरण उसी को कहते हैं। देखिएगा 1 मिनट। क्या तो 1 मिनट देखिएगा। हाँ, क्या तो प्राकृतिक रूप से या देशीकरण कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है 14 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, भारत सरकार की सेवा में हो, कुल 11 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, तब वह देशीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भारत का नागरिकता ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा हम संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से 22 भाषाओं में वर्ण किसी एक का अच्छा जानकार हो, आवेदन करने पर 1 वर्ष उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आवेदन करने पर उसे 1 वर्ष के बाद भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसके अलावा वंश के आधार पर 26 जनवरी 1950 के बाद 26 जनवरी या उसके बाद विदेश में जन्मा कोई बच्चा भारत का नागरिक बन सकता है यदि
उसके माता पिता में कोई एक भारत का नागरिक हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 10 दिसंबर 1992 उपरोक्त शर्त का दोहराया गया, उपरोक्त क्षेत्र का दोहरा गया है। 3 दिसंबर 2004 के बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा कोई बच्चा 1 वर्ष के भीतर कासुलेट दूतावास में आवेदन करवाएंगे। कासुलेट दूतावास में अपना आवेदन होंगे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। नागरिकता की समाप्ति बता दी है कि 3 प्रकार के होता है, स्वतः त्याग या वंचन। देखिएगा, स्वतः त्याग है यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक स्वयं अपनी नागरिकता त्याग करते उसकी नागरिकता भारत का खत्म हो सकती है। लेकिन जब वह भारत की किसी देश की युद्ध में चल रहा हो और केंद्र सरकार के पंजीकरण पर उसका ध्यान नहीं होंगे, अर्थात कहने का मतलब है जब भारत किसी देश के साथ युद्ध कर रहा हो तब केंद्र सरकार ऐसे पंजीकरण का पर कोई ध्यान या प्रक्रिया नहीं करेंगे, अपने मन को नहीं सुलझाएंगे। उसके नाबालिग बच्चे को भी नागरिकता खत्म हो सकती है। 18 वर्ष पूरने पर उसकी नागरिकता ले सकते हैं। 18 वर्ष पूरने पर उसकी नागरिकता ले सकते हैं। पर्यावर्षण देखिएगा, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है। जब भारत देश का किसी देश के साथ युद्ध चल रहे तो हम पंजीकरण पर ध्यान नहीं देती है। वंचित किए जाने पर धोखेधड़ी से नागरिकता प्राप्त हो सकता है। विदेशी विरोधी गति पर करने पर, युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता करने पर, संविधान के प्रति अनादर करने पर, 7 वर्ष से भारत से बाहर रह रहा हो तो वह भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर सकते हैं। ये सभी हम इसमें पढ़े हैं। भारत नागरिकता के बारे में हम नागरिकता कितने आधार पर मिल सकते हैं, नागरिकता कितने आधार पर वंचित किए जा सकते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, ये सभी बारे में हम पढ़ ली हैं। आर्टिकल 5, 6, 7 ये सभी हम पढ़ ली हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जो भाग 3 होगा मौलिक अधिकार, हम उसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो हम पढ़ाई हैं आप उसे पुनः एक बार देख लीजिएगा दोबारा, ताकि ये जो भी हम पढ़ाए हैं आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।